लास्ट टॉपिक में ये तो हम कर चुके थे ना, भारतीय राजनीति जाति के राजनीतिकरण से राजनीति के जातिकरण तक, ये सारे हो चुके हैं आपके। मीडिया बताया था मैंने, ये भी हो गया था, है ना। चलिए, वयस्क मताधिकार क्या होता है? 76 तक हुआ था। ये तो हो गया था ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये भी हो गया था, है ना। कल पहले बताया था प्रतिनिधित्व क्या है, इसके टाइप्स बताए थे, लिस्ट सिस्टम, मिक्स्ड सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वही है ये, ठीक है। अब बताइए एडल्ट सफरेज क्या कहलाता है? वयस्क मताधिकार। अमित, क्या कहलाता है वयस्क मताधिकार? कहां दिया हुआ है इसका उल्लेख, कहां डिस्क्रिप्शन है? वेरी गुड, आर्टिकल 326 क्या दिया हुआ है? एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोट करने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 18। पहले कितनी थी? 21 थी। कब की 21 से 18? कौन सा अमेंडमेंट? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 से वोटिंग की जो एज है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई, ठीक है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जिस एज में या जिस मिनिमम एज से लोग अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, है ना कहीं ये लोकतंत्र में आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? भागीदारी को सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र में क्या है? जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। अब आप जब तक वोट नहीं करोगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनोगे, तब तक कोई मतलब है आपके वोट का, है ना। तो मतलब आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो? डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हो। आपने अपना फ्रेंचाइज का उपयोग करके व्यक्ति को चुना, वो व्यक्ति क्या करेगा? पॉलिसी बनाएगा आपके लिए, है ना, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा। ये सब क्या है आपका वयस्क मताधिकार। कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 326 में। इसकी जो मिनिमम एज है भारत में वो कितनी है? 18, जो 21 से कम करके 18 कब की गई? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में। क्लियर हुआ? चलिए सेकंड पर आते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द रियलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। समझाइए। मतलब जन भागीदारी लोकतंत्र शासन की यथार्थता का मूल तत्व है। अब भी बात की जो मैंने, एडल्ट फ्रेंचाइज भी क्या पार्ट है? डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूशन का आपका। अब कंट्रीब्यूशन या उसको समझ सकते हैं आप पार्टिसिपेशन, है ना। हमने 3 पार्ट पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला पार्ट था आपका लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी, है ना। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना, लॉ बनाना, पॉलिसीज बनाना। इसके लिए आप जो लोग चुनते हो वो किसके द्वारा चुनते हो? इलेक्शन के द्वारा। डायरेक्ट तो आप वहां बैठा नहीं सकते किसी को, तो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के द्वारा आपका क्या हो रहा है? इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन हो रहा है, भागीदारी हो रही है। सबसे पहले लोकतंत्र का सबसे सेंटर्ड जो पावर है वो किसके पास है? जनता के पास। तो जनता का पार्टिसिपेशन किसको बनाता है?
डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी में आपके जो उसके ऑर्गन्स हैं उसमें यदि लेजिस्लेचर है तो उसको भी आप ही चुनोगे, आपके ही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव उसको क्या करती है, एग्जीक्यूट करने का काम करती है। लेकिन वो उन लॉ के अकॉर्डिंग उन व्यक्तियों को पहुंचाने का काम करेगी जिसको वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको आपको 100 वर्ड्स में समझाना था। अब 100 तब आता था, आप कितना आएगा ये 70 या 60 में, 60 में तो है ना, आ तो सकता है वो, क्योंकि नेचर उसका है ऐसे के फॉर्म में, समझ रहे हो, तो इसी लाइन पे ऐसे भी पूछ सकता है। तो फॉर्मेट बनाना है आपको, किस तरीके से इसको फॉर्म करोगे बताइए। बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि ऐसे फॉर्म में है क्वेश्चन, लेकिन आपका टाइम बचाना है तो फॉर्मेट जो बनाना पड़ेगा वो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा जल्दी लिखा जाए। तो समझाने के लिए ये टर्म उठा सकते हो, डेमोक्रेसी, और पूरी पावर किसके अंदर डाल सकते हैं, जनता के अंदर, है ना। यहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे। अब हम ये बता सकते हैं, इसमें बोला गया है कि मूल तत्व है, ओरिजिनल एलिमेंट है डेमोक्रेसी का जन भागीदारी। तो किस तरीके से है, इलेक्शन के थ्रू है, वयस्क मताधिकार हमने दिया है, पार्टिसिपेशन जो होता है, तो कहीं ना कहीं वो ये पॉइंट्स डाल रहे हैं कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको हमने चुना, इसलिए वो पॉलिसी मेकिंग किसके लिए करेंगे, हमारे लिए करेंगे, है ना। हमारे जो लोकल मुद्दे हैं वो कहां तक लेके जाएंगे, विधानसभा और लोकसभा तक, क्योंकि यही होता है। लोकल विधायकों को देखो, कभी आपके आसपास के मुद्दे हैं वो विधानसभा सत्र में पहुंच जाते हैं, है ना, लोकसभा में पहुंच जाते हैं, तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपकी जो भी यहां पर परेशानियां हैं वो वहां ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन के द्वारा आपने अपना प्रतिनिधि वहां भेजा, मतलब कहीं ना कहीं आपका पार्टिसिपेशन है। दूसरा, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है ये, है ना, या डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है। आप एक आम आदमी हो पर आप किसी को चुन रहे हो और अपने मुद्दे वहां तक पहुंचा रहे हो, तो पावर आपके पास भी है। समझ में आया। इसके अलावा इलेक्शन में आप खुद पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा तो कहीं है नहीं कि कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लोकल इलेक्शन हो आपके तो 21 एज चाहिए, और विधानसभा राज्यसभाओं के या इनके हो तो 25 प्लस चाहिए, अलग अलग है सबके लिए। तो ये पार्टिसिपेशन भी कहां से आएगा आपका, इलेक्शन लड़के, वोट करके भी आप रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हो और लड़के भी, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टिसिपेशन क्या करता है, डेमोक्रेसी को बढ़ाता है। अब कंक्लूजन में आंसर डाल सकते हो, जैसा कि आप जानते हो कि अभी ऑनलाइन फॉर्म में क्या होता है, लोगों से सलाह मांगी जाती है कि हमें क्या सुधार करना है, कोई पॉलिसी आ रही है तो इसमें और क्या चीजें जोड़ सकते हैं, अच्छी जो भी सजेशंस होते हैं वो ऐड कर लिए जाते हैं। उसके लिए चलता माय गवर्नमेंट पोर्टल, कौन सा चलता है, माय गवर्नमेंट पोर्टल, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी सरकार की नीतियों में, उनके लॉज में न्यू आइडियाज, न्यू सजेशंस के लिए लोगों को एक्सेस देता है कि आप भी इसमें सजेस्ट कर सकते हो, जो चीज अच्छा लगेगा वो यूज कर लिया जाएगा। तो हम ये पॉजिटिव कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ऐसे इनिशिएटिव्स भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का माइंडसेट दिखाते हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन चाहती है। समझ में आया। चलिए, ये बहुत ऐसे फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, है ना, आराम से टैकल कर सकते हो, बस क्वेश्चन समझ लेना और पॉइंट निकाल लेना। आगे बढ़े। मेंशन द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। बताइए, राजनीतिक दलों के कार्य कौन कौन से होते हैं लोकतंत्र में। कितनी है नेशनल पार्टीज,
6 हैं, ठीक है। 6 नेशनल पार्टीज हैं, इसके अलावा आपके स्टेट पार्टीज भी हैं, रीजनल पार्टीज भी हैं। तो ये बताइए इनके कार्य क्या होते हैं, ठीक है, इनके फंक्शंस क्या हैं डेमोक्रेसी के लिए, क्या करती हैं पार्टीज। सबसे पहले पार्टिसिपेट करती हैं कहां, इलेक्शंस में। क्या उद्देश्य है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, गवर्नमेंट फॉर्म करना। मतलब दूसरा क्या काम होगा इनका, बिल्कुल आएगा, वही आएगा, गवर्नमेंट बना लिया। तो तीसरा क्या करेंगी, रेगुलेशन का काम करेंगी। चौथा क्या करेंगी, लॉस एंड पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगी। पांचवा क्या करेंगी, एग्जीक्यूटिव में भी वही आधे लोग होते हैं, है ना, तो उन पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन का काम करेंगी। फिर और क्या काम करेंगी, बताइए। वेरी गुड, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, मतलब अपोजिशन बनाने का भी काम करेंगे। हमेशा सब तो जीतेंगे नहीं, तो जो लोग भी हारेंगे वो कहां आ जाएंगे, अपोजिशन में आ जाएंगे, ठीक है। और अपोजिशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है डिक्टेटरशिप को रोकने में। तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। इसके अलावा लोकल इश्यूज को उठाएंगी, लोकल पार्टी कोई जाएगी, उसके 1 या 2 सदस्य जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, लोकल इश्यूज को उठाएंगे। वो भी लिख सकते हैं, और भी चीजें लिखी जा सकती हैं, है ना, जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। अपने दल के द्वारा क्या करते हैं, लोगों को चुनाव लड़वाते हैं, है ना, और उसमें भी आपने देखा होगा किसी को भी कभी भी मौका दे सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि फिक्स ही है उनका कोई। तो कहीं ना कहीं लोगों का पार्टिसिपेशन भी ये इंक्रीज करते हैं, ये फंक्शंस हैं इनके, ठीक है। अब इसको करना कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। यदि डेफिनेशन लिखना हो पॉलिटिकल पार्टीज की तो क्या लिखोगे, राजनीतिक दल, बताइए। ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के होते हैं और जिनका उद्देश्य होता है इलेक्शन लड़ना और उसके द्वारा सरकार निर्माण करना या अपोजिशन में आकर नीतियों का समर्थन करना या लोगों के लिए पॉलिसी मेकिंग करना। ये हम लिख सकते हैं क्या है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है। अब उसके बाद उनके फंक्शंस लिखो, एक सब हेडिंग डाली, है ना, जैसे इलेक्शंस का डाला और उसको समझा दिया, समझ में आया। इस फॉर्मेट में आंसर हो जाएगा। फाइनली कंक्लूजन लिखना है तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, पॉजिटिव, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हो, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के बारे में आप कितना पॉजिटिव लिख सकते हो, कंक्लूजन आप कितना पॉजिटिव बना सकते हो डेमोक्रेसी के लिए, है ना। आप ये बता सकते हो कि पहले के जो सिस्टम थे वो मोनार्की थी, थियोक्रेसी थी, है ना, राजतंत्र था, धर्मतंत्र था, लेकिन वर्तमान में मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे देशों में सबसे बड़ी लोकतंत्र देखी जा सकती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। लिख सकते हो, कहीं सिंगल पार्टी सिस्टम है, कहीं डबल पार्टी सिस्टम है, लेकिन वो उतनी बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है जितनी विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन है, इंडिया। इतने सारे लोग होने के बाद, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद, धर्म होने के बाद, जाति होने के बाद भी भारत सबसे बड़ा विश्व में डेमोक्रेसी है। उसका कारण क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। ये क्वेश्चन आया था
भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम का कल्चर कब से स्टार्ट हुआ? 2 मार्कर क्वेश्चन है ये 2022 के मेंस का। बताइए कहां से आपको लगा कि मल्टी पार्टी सिस्टम का उदय हुआ है? जनता दल जब से आई। कब से आई? 1977। मोरारजी देसाई जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो कोलाइजन गवर्नमेंट थी, लेकिन कांग्रेस नहीं थी उसमें, है ना। उससे पहले किसका सिस्टम चल रहा था? पूरा सिंगल पार्टी सिस्टम था, कांग्रेस। समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, भारत में लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए। ये बता दोगे फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी के जितने भी वैल्यूज हैं वो लिख दो, सारी फंक्शनिंग हो जाएगी। जैसे डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें होती हैं? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। समझ में आ रहा है? फिर धर्मनिरपेक्षता है, लोगों का पार्टिसिपेशन है। प्रियम्बल के जितने भी वैल्यूज हैं उठा लो। लिबर्टी है, स्वतंत्रताएं हैं आपके पास। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की कार्यप्रणाली बताना है। कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, किसी भी बैकग्राउंड का हो, है ना। यहां इलेक्शन की पावर जनता के पास है, वो वोट करती है। तो कहीं ना कहीं शक्तियों का केंद्रीकरण किसमें है? जनता में। सरकार सिर्फ निगरानी का काम करती है, ठीक है। और विश्लेषण करना है, यहां पकड़ना है ये की पॉइंट, एनालाइज, ठीक है। तो हमें ये सारे के सारे क्या बताना है? फंक्शन बताना है। 1-2 नेगेटिव पॉइंट भी डाल दो। पर कहीं ना कहीं हमें इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी कुछ इसमें नकारात्मक चीजें भी देखने मिलती हैं। भ्रष्टाचार, इलेक्शन में धांधली भी होती है ना। 1 या 2 पॉइंट, ज्यादा नहीं डालना। और फाइनली हमें फिर पॉजिटिव कंक्लूजन करना है। चूंकि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में देश है, फिर भी यहां पर आप देखो कि लोकतंत्र व्यवस्था इतने अच्छे से स्थापित है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? इस तरीके से इसको कंक्लूड करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें सोच के लिखने के लिए आएगा। तो इसीलिए नेपोटिज्म हो सकता है, भाई भतीजावाद। क्या? तो वो डाल सकते हैं ना, बिल्कुल डाल सकते हैं। पॉजिटिव क्यों है वो? नहीं, यदि एलिजिबिलिटी नहीं है किसी व्यक्ति की तो वो नेगेटिव है। फिर डिजर्व कहते हैं ना, वो करता है जिसमें वो एलिजिबिलिटी है, योग्यताएं हैं। यदि ऐसा ही होता तो रिपब्लिकन क्यों स्ट्रक्चर लेते हम इंडिया का? तो वो एलिजिबल होगा तो मिलेगा, तो वो नेपोटिज्म नहीं है ना। यदि वो एलिजिबल नहीं है, एग्जाम्पल के लिए समझो, किसी व्यक्ति के फादर किसी पार्टी के बड़े नेता है, जैसे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उनके बेटे अभी तक पार्टिसिपेट किए नहीं किए, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन यदि वो करें और डायरेक्ट ही उनको अध्यक्ष का पद दे दिया जाए या मध्य प्रदेश में बड़ी पोस्ट दे दी जाए, तो वो नेपोटिज्म होगा। समझ रहे हो? यदि वो बचपन से लगे हुए हैं, कई नेताओं के बेटे बचपन से उनके साथ हैं, उन्हें मिलता है तो वो हकदार हैं। अखिलेश यादव, यदि नेपोटिज्म उसको मानते तो अभी लोकसभा में 36 सीटें नहीं आती यूपी से। वो उनकी मेहनत है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे लीडर हैं, है एलिजिबिलिटी उनके अंदर। समझ रहे हो? लेकिन वहां नेपोटिज्म होगा जहां जो एलिजिबल नहीं है। इसीलिए तो रिपब्लिकन हमने इसका स्ट्रक्चर रखा है, ठीक है। और ज्यादा डालना भी नहीं है, क्योंकि हम अपने लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो विश्लेषण करना है,
तो 4 पॉजिटिव पॉइंट, 2 नेगेटिव पॉइंट, और फाइनली कंक्लूड करना है पॉजिटिव में, है ना, कि इतना डाइवर्स देश है, इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, इसके बाद भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का स्वरूप सबसे बड़ा है विश्व में। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे जैसे हैं, देखो आपको बेस समझना है, फिर अपने दिमाग से पॉजिटिव लिखना है आंसर को। समझ में आया? वहां आपको हमेशा सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मिलेगा टॉपिक से, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। चुनाव के समय मीडिया की क्या भूमिका होती है? पहले मीडिया के टाइप कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एग्जाम्पल टीवी, रेडियो। दूसरा प्रिंट मीडिया, जिसको मुद्रण मीडिया भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? मैगजीन्स, और तीसरा सोशल मीडिया, ये तो पता है ना, जनरल जो एप्लीकेशंस होती हैं आपकी सारी आ जाएंगे, ट्विटर, मिनी ब्लॉगिंग आपके एप्लीकेशंस, इंस्टा, व्हाट्सएप, और जो भी आप यूज करते हो। अब बताना है रोल ऑफ मीडिया ड्यूरिंग इलेक्शंस। होमवर्क दिया था तो बता दो ना, यहीं डिस्कस कर लेते, फिर चेक कर लूंगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना, और पब्लिक ओपिनियन शेयर करना, और ट्रांसपेरेंसी, लोकल इश्यूज को उठाना, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। फिर जवाबदेही, कि लोगों को लगे कि हाँ सच में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। ऐसे मुद्दों को उसको बोल सकते हैं हॉट इशू बनाना, जिस पर पूरा इलेक्शन चल रहा है ना। जितने भी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं उनकी सारी की सारी जानकारी किसको मुहैया कराना? पब्लिक को, ताकि आप अपना नेता चुन सको। इसके बाद अवेयरनेस और एजुकेशन अबाउट द इलेक्शन, ताकि लोग अपने वोट का मत कर सकें, प्रमोशन करना इलेक्शन का, है ना। अनएथिकल एक्टिविटीज, कोड ऑफ कंडक्ट का जो ब्रीच हो रहा है उस सबको दिखाना, ठीक है। और क्या होगा? इलेक्शन कैंपेनिंग इनके खुद के लिए नहीं करना है, सिर्फ उसके अवेयरनेस के लिए, लोगों को वोट प्रमोट करने के लिए, उसके लिए करना है, ठीक है। और क्या करती है मीडिया? एग्जिट पोल सबसे बड़ा काम है। कहीं ना कहीं मत व्यवहार जानती है लोगों का, है ना, कि लोगों का क्या बिहेवियर है, किस तरफ झुकाव है, किन चीजों को लेकर इन्फ्लुएंस हैं लोग, उनकी मांगों को पॉलिटिकल पार्टीज तक भेजना, ताकि उनका जो मैनिफेस्टो होता है उसमें वो चीजें डाली जा सकें। पार्टीज के मैनिफेस्टो को जनता तक पहुंचाना, ये लिख लोगे, ये आपको आता है, देखा है क्योंकि इलेक्शन में आपने। नहीं तो वो पैसे दे के छपवाते हैं, वो कोई भी छपवा सकता है। वो सिर्फ पंपलेट्स उनके बना के डालते हैं कि ये पार्टी है, वो उसमें लिखते नहीं है कि इनको वोट करो आप।
कोई मीडिया देखा है कि एक पार्टी को सपोर्ट करे कि नहीं आपको इन्हीं को वोट करना है, हम कह रहे हैं? ऐसा रहता है कहीं? नहीं होता। वो तो प्रमोशन है ना, वही तो बोला मैंने कि प्रमोशन कर सकते हैं इलेक्शन के लिए कि ये कैंडिडेट्स खड़े हैं, वोट करना है, लेकिन वो खुद नहीं बताते कि आपको बीजेपी को वोट डालने जाओ या कांग्रेस को। ठीक है, मीडिया को चौथा या फोर्थ पिलर कहते हैं डेमोक्रेसी का, इससे स्टार्ट करना है। अब मीडिया के ऊपर आता है हमेशा 2 से 3 सालों में ऐसे लिखने के लिए, तो मीडिया के ऊपर ऐसे जब लिखोगे तो उसकी फॉर्मेटिंग भी इसी फॉर्म में बनाओगे, है ना। स्टार्ट करोगे 4th पिलर से, ठीक है। कोई भी एक केस स्टडी उठा लेना जहां मीडिया की सकारात्मक भूमिका रही हो, ऐसे में इंट्रोडक्शन में केस स्टडी लिखना बहुत अच्छा माना जाता है, इंटरेस्टिंग लगता है। आप कोई स्टोरी सुना रहे हो स्टार्टिंग में और फिर लास्ट में स्टार्ट करते हो कि ये मीडिया की भूमिका थी जिससे ये सकारात्मक प्रभाव आपको देखने मिला, ठीक है। फिर मीडिया के फंक्शंस वो डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। अब इसके अलावा मीडिया की नकारात्मकता, उसको क्रिटिसाइज करना है, तब उसमें क्या पॉइंट्स आएंगे? कौन कौन से ऐसी चीजें आप देखते हो जो मीडिया नकारात्मक फॉर्म में करती है? टीआरपी के लिए, है ना। वेरी गुड। कभी कभी ऐसी टीआरपी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज को छोड़कर ऐसी चीजें दिखाती हैं जिनकी उस समय जरूरत नहीं है। पेड पत्रकारिता, पेड पत्रकारिता सुना होगा, पैसे लेकर काम करना। येलो जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं, उसमें होता है टीआरपी के लिए वो न्यूज छोड़ देना जो जरूरी थी, जबकि वो न्यूज दिखाना जिसका उस समय कोई दिखाने का सेंस नहीं था। इसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं, ठीक है। पील पत्रकारिता, करता है लेकिन उधर डायरेक्ट नहीं लिखना है उसको, एक तरफा झुकाव देखने को मिल सकता है किसी कम्युनिटी, किसी पार्टी के विरुद्ध के लिए, है ना। फिर आप लोगों को याद हो 26/11 के हमले में इन्होंने बाहर से जब कवरेज किया था तो आतंकवादियों ने टीवी में अंदर देख लिया था कि किस तरीके से हमारे एनएसजी कमांडोज एंटर हो रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, तो ये नकारात्मकता है। फिर कुछ ऐसी गुप्त सूचनाएं जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इंटीग्रिटी के लिए, ऐसी न्यूज भी कहीं ना कहीं ये लीक कर देते हैं, तो ये सारा इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन फाइनली कंक्लूजन पॉजिटिव ही जाना है, ठीक है। कि मीडिया नहीं हो तो शायद इतनी बड़ी डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए, तानाशाही को रोकती है, अभी यही दिया था, है ना। किस किस फॉर्म में काम करती है ये? टेलीग्राम, टेलीग्राफ। हमें इसमें जनरली इसके फॉर्म्स बताना है, फॉर्म्स ऑफ मीडियाज रोल इन इलेक्शन। मॉनिटर, जनरली मॉनिटरिंग करती है ना, इंस्पेक्शन के रूप में काम करती है। हम फॉर्म बनाना है तो वही फंक्शन, बस उसको टर्म में डिसाइड कर देना है। जैसे इंस्पेक्टर होता है, निरीक्षक, क्या काम होता है? निरीक्षण करना, जिसका भी काम क्या है? इंस्पेक्शन का, निरीक्षण करने का काम है, ठीक है। स्टिंग ऑपरेशन कर रही है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाने का काम कर रही है, तो वो एक टर्म लिख देना है। ट्रांसपेरेंसी का काम है, अकाउंटेबिलिटी का काम है, फॉर्म में काम करती है ना, इंस्पेक्शन के फॉर्म में काम करती है, बस है तो वही, फंक्शन सेम है ना, ठीक है। तो इसको बस समझना है, लिखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं।
इसके बाद 2 मार्कर में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मीडिया और इसके प्रकार बता देंगे। टाइप्स तो अभी कर लिए, कितने हैं? 3 हैं। और मीडिया क्या कहलाती है? चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसके बारे में हम सब लिख सकते हैं, क्या फंक्शन है, क्या काम है। आ जाइए, ये लिख लोगे, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोकतंत्र और संस्कृति का समर्थक है अथवा खतरा? समीक्षा कीजिए, है ना। इसको भी आपको रिव्यू करना है। तो मतलब आपको कितने फॉर्म मिल गए लिखने के लिए? किन किन डायरेक्शन में लिख सकते हो? 2 में। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समझाओ, उसके एग्जाम्पल समझाओ, उसके बाद ये समझाओ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोकतंत्र और संस्कृति का समर्थक है। पॉजिटिव फॉर्म में लिखो जो भी फंक्शंस हैं। हाँ, यही करना है। देखो डायरेक्ट में क्या है, आपको इंट्रो लिखना है। तो इंट्रो में आपको जनरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मीडिया के 3 प्रकारों में से एक महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके बारे में बता दो इंट्रो में, ठीक है। यहां 4 से 5 लाइन आराम से आप कंप्लीट करोगे। फिर आपके पास 2 डायमेंशन है, लोकतंत्र और संस्कृति का समर्थक, लोकतंत्र और संस्कृति का खतरा, है ना। तो पहले पॉजिटिव फॉर्म में लिख दो, फिर नेगेटिव फॉर्म में लिख दो। बिल्कुल, कंक्लूजन में पॉजिटिव डालना है क्योंकि आपको रिव्यू करना है। नहीं, आप ऐसे क्वेश्चंस में आप अपने व्यू नहीं देना है, हमें बैलेंस करके चलना है। उसने पूछा है क्या समर्थक है अथवा खतरा है, तो हम इसमें दोनों तरफ खेलेंगे। समर्थक में भी है, हम तो उसमें क्या दे रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं ना कि समर्थक है तो क्यों है, खतरा है तो क्यों है। अब जब ये आपका रेशियो हो जाएगा 70-30 का, कितना हो जाएगा? 70% पॉजिटिव, 30% नेगेटिव। अब अपना आंसर लिखोगे कॉन्क्लूजन के फॉर्म में कि हर सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में थोड़े बहुत नकारात्मक आपको चीजें देखने मिल जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी पलड़ा किसका भारी है? सकारात्मकता का, है ना। तो इस आधार पर तो जज नहीं कर सकते कि 1 या 2 गलतियों के आधार पर हम मान लें कि पूरी मीडिया करप्ट है, या 1 या 2 लोगों के केसेस के आधार पर मान लें। तो फिर क्या करना, उसको पॉजिटिव कर देना है। मतलब आप क्या मान रहे हो लास्ट में कि मीडिया क्या है? समर्थक है। समझ में आया? हमने पहले क्या किया, दोनों एस्पेक्ट उजागर कर दिए, सामने रख दिए कि लो देख लो, ये हैं फैक्ट्स आपके, जो आपको सही लगे चुन लो इसमें से। और जब आपका पलड़ा भारी है कहां पर? समर्थक में, उसके आप फेवर में हो, तब जाके उसको कॉन्क्लूजन करके बता देना है कि हाँ हमें कुछ नकारात्मकता तो देखने मिलती है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा काम करता है देश की लोकतंत्र को, व्यवस्था को बनाए रखने में, इसीलिए इसको चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का। ये आपका फाइनल कंक्लूजन होगा। समझ में आया? बस आपको समझना है लिखने का तरीका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्या भारतीय मीडिया को लोक स्वतंत्रता का संरक्षक कहा जा सकता है? बताइए, क्या भारतीय मीडिया को लोक स्वतंत्रता का संरक्षक कहा जा सकता है? कहा जा सकता है।
क्यों, कैसे? जितने भी फंक्शंस हैं मीडिया के उन्हें समझा दीजिए, कहीं ना कहीं ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? वही के वही चीजें हैं, आपको बस टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन फ्रेमिंग बस अलग अलग मिलेगी, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर की फ्रेमिंग करना है। समझ गए? है ना? ये आपके एक जैसे ही क्वेश्चंस देख लो, बार बार आ रहे हैं, ठीक है? ये पूरे PYQs हैं आपके। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? 2 मार्कर। क्या आंसर लिखोगे? 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। कौन है? मीडिया। ठीक है, खत्म आंसर। ये अभी आया था, 3 मार्कर था उस समय, अब 2 मार्कर में आ सकता है ना? 1 वर्ड है ये। फिर सामाजिक मीडिया मतलब सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, किस प्रकार लोकतंत्र के सशक्तिकरण में सहायक है सोशल मीडिया का रोल। अब मीडिया में आप सोशल मीडिया यूज करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, तो इन सब का रोल किस तरीके से डेमोक्रेसी में है ये बताना है। इसके लिए कुछ पॉइंट रट लेना है: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स, लोगों की आवाज बनना। आप कैंपेन चलाते हो ट्विटर पर, है ना? एक्टिव रिस्पॉन्स होता है और क्विक रिस्पॉन्स होता है। आपकी मुद्दे, आम मुद्दे जैसे ही ट्रेंड में आते हैं सरकार के पास पहुंच जाते हैं। अब हजारों लोग एक ही व्यक्ति को टैग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फोन वाइब्रेट होगा बार बार, तो समझ में आएगा कि कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, कुछ तो मुद्दा बन गया है। समझ गए? तो कितना इजी है ये, जो चीज हम प्रयोग कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? तो सशक्तिकरण में किस प्रकार है डेमोक्रेसी की? यदि डेमोक्रेसी की सशक्तिकरण है तो ये लोगों को क्या कर रहा है? एम्पावर कर रहा है, उनको सशक्त कर रहा है, लोगों को। और लोग सशक्त हो रहे हैं मतलब पावर का क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, उनके पास शक्ति आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके वो काम हो रहे हैं, आपके लिए पॉलिसीज बन रही हैं, लॉस बन रहे हैं, या कोई चीजें ऐसी हो गई थी जो नहीं होने थी वो भी सुधारी जा रही हैं। उसका मीडियम क्या बन रहा है? सोशल मीडिया। कैंपेन चलते हैं सोशल मीडिया पे, इसको बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो। जाते हैं गवर्नमेंट के पास, फिर आते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ट्वीट कि इस बारे में संज्ञान ले लिया गया है। जब चीजें ट्रेंडिंग होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ जाती हैं वो। बिल्कुल दिलाता है। कई केसेस तो मीडिया के तूल पकड़ा, सोशल मीडिया पर आए, तब जाके उन पे कार्रवाई हुई। समझ में आया? तो ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं आप देखते हो, किसके लिए? सोशल मीडिया के लिए, जिसमें अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होगा, आपके पास तुरंत इंफॉर्मेशन आ जाती, कुछ भी हो, है ना? 1 मिनट नहीं होता और पोस्ट डलने लगती हैं। तो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा क्या है? ट्रांसपेरेंसी। हर व्यक्ति के पास एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। वो कौन करा रहा है सब? बताइए। सोशल मीडिया करा रहा है। इसीलिए हम इसको, सोशल मीडिया को, कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है, सशक्तिकरण में
हेल्प करता है। ठीक है, किस प्रकार सहायक हैं, तो किस प्रकार सहायक में हमें बताना है कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम, कैंपेन चलाए जाते हैं, है ना, चीजों को ट्रेंडिंग बनाया जाता है ताकि सरकार तक आपके मुद्दे पहुंचे, लोकल इश्यूज गवर्नमेंट तक पहुंचाए जाते हैं, कहीं ना कहीं स्टिंग ऑपरेशन जैसी चीजें भी इसके थ्रू की जाती हैं, और लोगों की जो सच्चाई है या जो भी मुद्दों से जुड़े जो लोग हैं गवर्नमेंट, उनकी सच्चाई वो लोगों तक सामने मुहैया कराई जाती है। ये सारे काम हमें इसमें लिखना है और जिससे हमें बताना है कि इसके अलावा भी सशक्तिकरण में एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है ना। सही गलत का फर्क समझ में आता है लोगों को, दोनों एस्पेक्ट दिखते हैं सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो ये लोकतंत्र के सशक्तिकरण में हेल्प करती है। भारत की समाचार एजेंसियों के नाम लिखिए। एक्चुअली वो 2 समाचार एजेंसियों के नाम पूछे थे, है ना, वो क्वेश्चन चेंज हो गया है। कौन कौन सी समाचार एजेंसी पढ़ते हो? न्यूज़पेपर में कौन? टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और दैनिक भास्कर, जनसत्ता, दैनिक जागरण, है ना, और आसपास लोकल भी होंगे कोई, है ना। पर बड़े बड़े लिखना है तो 4-5 आपको याद हैं, लिख सकते हो, वो 2 मार्कर था। 2 लिखने आए थे, कितने लिखने आए थे? 2 लिखने आए थे, लिख दोगे? ठीक है। इसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया था, यार बाबा साहेब के लोकतंत्र को परिभाषित करना है। यह था आपका एमपीपीएससी 2023 मेंस का 3 मार्कर। वही तो कह रहा हूं मैं, तो सिर्फ लोकतंत्र पूछ रहा हूं कि अंबेडकर जी के अनुसार लोकतंत्र क्या था। अब इसमें लिखने का सबसे अच्छा तरीका है ना, मुझे डेफिनेशन पता है ना आपको पता है, लेकिन डेफिनेशन बनाना है तो लोकतंत्र क्या है ये तो जानते हो, और अंबेडकर जी के विचारधारा आइडियोलॉजी को जानते हो, उसकी वैल्यूज उठाओ, और जिस देश में जिस बाउंड्री के अंदर लोगों में ये वैल्यूज होंगी वो लोकतंत्र होगा। क्या वैल्यूज थी बाबा साहेब अंबेडकर जी की? इक्वालिटी, मेन तो यही है। उसको क्या बोलोगे? सोशल इक्वालिटी, जस्टिस, सोशल जस्टिस या सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, क्योंकि उन्होंने आय की समानता पर बल दिया, है ना। फिर यहां पे जेंडर इक्वालिटी की बात की उन्होंने, महिला पुरुष की शिक्षा पर, एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब प्रियम्बल में जितने भी वैल्यूज दी हुई हैं उसके अंदर क्या क्या आ जाएंगी? इक्वालिटी, दूसरा लिबर्टी, तीसरा जस्टिस। इन सब के आधार पर हम लोकतंत्र की परिभाषा बता सकते हैं, और लास्ट में उसमें हम ये लिख देंगे कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, शक्ति का मूल केंद्र जनता होना चाहिए। यही अंबेडकर जी के अनुसार लोकतंत्र था। कोई कहीं स्पेशल कोट करके लिखा था कि अंबेडकर जी ने कि लोकतंत्र क्या है? जब नहीं लिखा था तो हमें क्या करना है? बनाना है। समझ में आया? वो क्या चेक करेगा अंबेडकर जी के लोकतंत्र में कि ये उनके मोरल्स आपने डाले या नहीं डाले। समझ में आया? बस हमें मोरल्स डालना है, उनके वैल्यूज डालना है कि इन वैल्यूज के आधार पर अंबेडकर जी लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहते थे। लोकतंत्र तो हमें पता है क्या कहलाता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। वो तो लास्ट में लिखना है, मोरल्स पहले डाल देना है। समझ में आया? समझ गए? ठीक है।
चलिए, इसके बाद अगला है जयप्रकाश नारायण का सच्चे लोकतंत्र का सिद्धांत क्या था। ठीक है, व्हाट इज जयप्रकाश नारायणास थ्योरी ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी, बताइए। सच्चे लोकतंत्र का सिद्धांत, इसमें भी आप क्या करोगे, जयप्रकाश नारायण की आइडियोलॉजी का प्रयोग। कौन थे जयप्रकाश नारायण? फ्रीडम फाइटर थे। कुछ फेमस है इनके बारे में? इमरजेंसी के टाइम भी थे, 1974-75 में जेल गए थे, है ना? क्या चौखंबा इनका नहीं था, राम मनोहर लोहिया का था। नाइनटीन 42 क्विट इंडिया मूवमेंट याद है, उसमें थे, गांधी जी के फॉलोअर्स में से एक थे, कट्टर गांधीवादी समर्थक थे, बांकीपुर जेल तोड़ के भागे थे 1942 में। उसके बाद फेमस हुए, जनता दल की सरकार इन्हीं की वजह से बनी थी। 1974-75 में इंदिरा गांधी जी की नीतियों का विरोध किया, जेल गए, बाद में फिर सरकार पलटी, है ना? पटना में एक रैली आयोजित की गई थी उस समय इमरजेंसी के टाइम, जिसमें 1 लाख लोग पहुंचे थे। तो उस समय जेपी नारायण बहुत बड़े व्यक्तित्व माने जाते थे, उन्हीं के सारे शिष्य हैं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव। किसके शिष्य हैं? जेपी नारायण के। क्यों छोड़ेंगे? हमें लोकतंत्र तो पता है ना, तो लोकतंत्र में वही आइडियोलॉजी होगी जो लोकतंत्र है, जनता की भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, है ना? लोकतंत्र का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। फिर लोगों के जो नॉर्मल इश्यूज हैं वो कहां तक पहुंचने चाहिए? सरकार तक। उनके ऊपर पॉलिसीज बननी चाहिए, लॉस बनने चाहिए। ये सिद्धांत में लिखना है, कुछ टर्म हमें रट लेना है कि ये चीजें हमें डालना ही डालना है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इस सिद्धांत में कुछ लिख लो, जैसे सबसे पहले लिख लो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल या पीपल्स पार्टिसिपेशन। जन भागीदारी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जन भागीदारी। दूसरा एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। अब इसमें सशक्तिकरण कैसे होगा? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के द्वारा, क्योंकि गांधीवादी थे ये, तो क्या मानते थे ये? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। इसके बाद फोकस ऑन बेसिक या लोकल इश्यूज, आम मुद्दों पर फोकस करना या केंद्रण करना। क्या? तो डायरेक्ट ही तो है ये, टू मार्कर में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वो कीवर्ड डालना है, वो है मेन। ठीक है, और सिद्धांत में अहिंसा, सत्याग्रह ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते थे। ठीक है, नॉन वायलेंस एंड
सत्याग्रह, ये सिद्धांत थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत के कोई 3 बिंदु लिखिए। पहले तो ये बताओ पंचशील समझौता कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच कब हुआ था? 1954, अप्रैल 1954 में। अभी स्टोरी समझाता हूं इसकी पूरी, क्या हुई थी। क्या हुआ, जब हम आजाद हुए तो उस समय चाइना के साथ हमारे अच्छे संबंध थे और नेहरू जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, है ना। पांचाओ करके उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे चाइना के। तो उस समय नारा चलता था हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। तो नेहरू जी बहुत ही ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे किस पर? चाइना पर। और ये पटेल, सरदार पटेल इसको थोड़ा सा दूसरी नजर से समझते थे। उन्हें लगता था कि इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सब चीज नॉर्मल चल रही थी। परमानेंट जो मेंबर बनाया गया यूएन का चाइना को, वो भी इंडिया की हेल्प से बनाया गया, क्योंकि हमें लगा हमारा मित्र बाद में हमारी हेल्प करेगा, है ना। इसी के तहत 1954 में हमने, इंडिया और चाइना ने पंचशील समझौता किया। क्या किया? पंचशील समझौता। इसमें कहा गया कि कोई भी कंट्री, देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इंटरनल मैटर्स में कोई भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, एक दूसरे के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए योगदान करेंगे, है ना। मतलब जैसे व्यापार है तो व्यापार में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, संस्कृति के क्षेत्र में। तीसरा कहा गया कि शांति बनाए रहेंगे और एक दूसरे का सह अस्तित्व बनाए रखेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर युद्ध नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, बाउंड्रीज का क्या करेंगे? फॉलोज करेंगे जो उनके बीच में बनी हुई हैं। ये समझौते किसमें हुए? पंचशील समझौते में। तो इसमें 3 बिंदु क्या लिखना है? यही कि इंटरनल मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरा, पीस बनाए रखेंगे, शांति, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, जिसको सह अस्तित्व कहते हैं। और तीसरा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में। ठीक है, ये थे 3 बिंदु इसके। अब ये 1954 की बात है। 1958 में तिब्बत ने पर आक्रमण किया। किसने? चाइना ने। उनका डिस्प्यूट था, तिब्बत मानते थे वो चाइना का पार्ट है, जबकि तिब्बत अपने आप को क्या मानता है? सोवरेन कंट्री मानता है कि एक स्वतंत्र है। तो वहां पर तिब्बत के जो हेड होते हैं उन्हें दलाई लामा कहते हैं। वो दलाई लामा भागकर भारत आए, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उन्हें रहने के लिए नेहरू जी ने जगह दे दी। नेहरू जी को लगा कि हमारी तो दोस्ती है चाइना से, हम समझाएंगे, मान जाएंगे, दोस्त है हमारा। लेकिन ये क्या हो गया? पंचशील समझौते का ब्रीच हो गया और इस आधार पर 1962 में चाइना ने आक्रमण कर दिया। अब चाइना का मैप देखो तो तिब्बत उनके अंडर में आता है, तो वो तिब्बत भी चाइना माना जाता है। लेकिन हमारा मैप देखें तो हम पहले क्या मानते हैं? तिब्बत, फिर क्या मानते हैं? चाइना। वो दलाई लामा कहां रह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, है ना। तो ये था आपका पूरा पंचशील समझौता, जिसका ब्रीच हुआ दलाई लामा के इंडिया आने में। मतलब आंतरिक मामले में हमने क्या कर दिया? चाइना के हस्तक्षेप कर दिया। वॉर हुआ 1962 में, ये वॉर हुआ। हम बहुत सारा एरिया हार गए, चला गया। इसका दुख इतना था कि 1964 आते आते नेहरू जी की डेथ हो गई। वो थोड़ा सा, हाँ
दोस्ती टूट गई, ऊपर से बहुत बड़ा एरिया चला गया हमारा। अक्साई चीन और ये अरुणाचल प्रदेश में वो अभी भी विवाद का कारण बना हुआ है। हमारा मैप अलग आता है, उनका मैप अलग आता है, आधा उसमें इंडिया का पोर्शन उनके में है, हमारे मैप में हम अभी भी अपना मानते, जैसे पीओके हम अपना मानते हैं ऐसे ही। चलिए इसके बाद मतलब क्वेश्चन का नेचर समझ में आया। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी आपकी इवेंट है हिस्टोरिकल, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हो। वो दिया भी हुआ है आपके पेपर में, इसीलिए पूछ लिया था 2022 में हिस्ट्री में कि रियासतों का विलय बताइए भारत के अंदर। कितनी रियासतों का विलय किया था हमने? 552, 552, 549 मान गई थी, 3 नहीं मानी। वो पूरी स्टोरी आपको पता होगी, कौन कौन सी थी? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, और एक मानते भोपाल का भी, लेकिन भोपाल के अलग अलग आपको देखने को मिलेगी स्टोरी। एक मानते हैं कि जब अपन स्वतंत्र हुए थे तुरंत मिल गया था, एक मानता है 1 जून 1949 को मिला है ना, तो वो एक एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना पड़ता है भोपाल। चलिए राज्य के बारे में महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे बताइए। राम राज्य अलग बताया है महात्मा गांधी ने, वो भी बताना है, लेकिन पहले ये बताना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, राज्य के बारे में महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे। महात्मा गांधी जी राज्य नहीं चाहते थे, पहला पॉइंट तो यही होगा, आंसर है ये आपका। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि राज्य होगा तो राज्य की सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? पुलिस। पुलिस होगी तो ऐसा राज्य किसके बल पर रहेगा? हिंसा, और गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, इसीलिए गांधी जी के अनुसार राज्य नहीं होना चाहिए। यह आपका आंसर है। अब लिखना है 50 में। हाँ क्या क्वेश्चन है? अब ये मैं कैसे बताऊं, ये गांधी जी के पास जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक गोली इसके लिए भी। ठीक है, अब राज्य नहीं चाहिए, आंसर हो गया। अब राज्य यदि हो, देखो ये तो एक आइडियल कंडीशन है कि राज्य नहीं होना चाहिए, है ना। जैसा दिव्यांश का क्वेश्चन है कि फिर क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी राज्य हो रहा है तो फिर कैसा होना चाहिए? राज्य ऐसा होना चाहिए जो धर्म पर आधारित हो। क्या ये किसी एक धर्म के लिए बोला जा रहा है? नहीं। उसका कारण क्या है? उन्होंने बोला था कि बिना धर्म के राज मृत देह समान है, ऐसा बॉडी जिसके अंदर स्पिरिट है ही नहीं, आत्मा ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि धर्म से क्या आती है? नैतिकता, एथिकल वैल्यूज आती हैं लोगों में। धर्म कोई भी हो हमेशा आपको अच्छी बातें ही सिखाएगा, है ना। वही सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्ते, ये चीजें ही समझाएगा धर्म। फिर राज्य हो तो कैसा राज्य हो? राम राज्य जैसा हो, जिसमें उनकी वैल्यूज डाल दो, जो सत्य पर हो, अहिंसा हो, पारदर्शिता हो, सामाजिक सद्भाव हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, है ना, न्याय हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, लोगों का पार्टिसिपेशन हो, समझ रहे हो। इस आधार पर राज्य होना चाहिए। तो आंसर इसका क्या था? राज्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? और फिर यदि होगा तो किन किन आधारों पर होगा, फिर ये लिखना है। ठीक है, समझ गए आंसर? राज्य मतलब वो कंट्री वाला स्टेट है, वो राज्य नहीं मध्य प्रदेश। और ये राज्य का मतलब होता है जिसके 4 एलिमेंट्स हों, है ना। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं?
सबसे पहले ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, फिर लोग होने चाहिए, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, तीसरा गवर्नमेंट होनी चाहिए, और फिर कैसा होना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए। नहीं, ये कॉन्सेप्ट आइडियल है ना, ऐसा हो नहीं सकता। पॉप हैं, वो भी तो एक देश माने जाते हैं, सबसे छोटा 1000 लोग ही हैं, लेकिन फिर भी मानते हैं हम क्योंकि उनके पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो थॉट्स आइडियल होते हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने तो सिंगल सिटीजनशिप की बात की, लेकिन वो सिटीजनशिप कैसी होनी चाहिए, विश्व में होनी चाहिए। विश्व को एक परिवार मानना है। इतना बड़ा परिवार सरवाइव कर पाएगा? आइडियल कंडीशंस हैं ये। थॉट्स तो आप भी दे दो कि हमें, हाँ तो वही कह रहा हूं ना कि तुम्हारे थॉट्स कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो समझदार थे, लेजेंड थे, है ना, उनका कंट्रीब्यूशन अलग है, तो उनका सब मानेंगे, पढ़ेंगे उनकी आइडियोलॉजीज को। दार्शनिक जो होते हैं, फिलोसफर जो होते हैं, वो अपनी विचारधारा देते हैं, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, बाकी कुछ उनकी विचारधाराएं आइडियल्स होती हैं। जैसे प्लेटो का नाम सुना है? उन्होंने कहा था, अभी पढ़ोगे, उनकी जो राज्य की अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट था, उसमें जो राजा होना चाहिए वो फिलोसफर होना चाहिए। दार्शनिक राजा का सिद्धांत था। विवाह के बिल्कुल खिलाफ थे। पढ़ाई का एक स्ट्रक्चर बनाया था, जो सबसे लास्ट में सरवाइव करेगा पढ़ाई में, वो लास्ट व्यक्ति क्या बनेगा, राजा बनेगा। अभी पढ़ोगे उनका पूरा स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ाई का, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीजें आइडियल हैं, है ना। आइडियल क्यों है? क्योंकि इस समय उस चीज को फॉलो कर पाना टफ है। लेकिन फिर भी प्लेटो को पढ़ रहे हो, पहले आप सोक्रेट पढ़ते हो, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु। उसमें भी सोक्रेट की एक प्रणाली थी जिसमें आपको सत्य जानना है, तो सत्य में भी क्वेश्चन की प्रणाली थी। आप उसमें क्वेश्चन करो, आपको अपने आप जितने भी उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आते जाएंगे कि है तो क्यों है, क्या है, कैसे है, उससे आपको क्या पता चलेगा, आंसर पता चलेगा, उसकी सत्यता पता चलेगी। तो सत्य जानने के लिए उन्होंने एक क्वेश्चनिंग मेथड बताई थी, समझ रहे हो। तो कुछ चीजें उन लोगों की भी उस समय जब वो ग्रीक में थे, है ना, उस समय जनता का इतना ज्यादा शोषण होता था, तब उन्हें जब ये थॉट्स दिए तो उनको फांसी सूली चढ़ा दिया गया था, प्लेटो को। फिर उनके जो शिष्य आए अरस्तु, उन्होंने उनके थॉट्स को और मॉडिफाइड किया, लेकिन उस समय के लिए वो विरोधी थे किसके, थियोक्रेसी के। ऊपर से उनके जो थॉट्स थे बहुत आइडियल थे और क्रांतिकारी थे। समाज में यदि फैल लें तो राजा का सत्ता खत्म कर दें, इसलिए उनमें फांसी दे दी गई। इवन समाज के द्वारा भी उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं हुई। पर हम आज पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिलॉसफी की जो विचारधारा थी वो उसकी ओरिजिन कहां से हुआ, यूनान से, ग्रीक से हुआ। अभी पढ़ोगे एथिक्स में, फिलोसफर कौन कौन से पढ़ लिए अभी पढ़ोगे। ये तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत टफ भी हैं। यदि आइडियोलॉजी समझ में आ गई तो जीवन भर के लिए समझ में आ जाएगी, और नहीं आई तो 10 बार पढ़ लोगे नहीं आएगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पढ़ लेना, कितना पढ़ लोगे नहीं आएगा समझ में। लेकिन उसमें यदि आपने वैल्यूज पकड़ ली, उनके पॉइंट्स पकड़ लिए कि इन्होंने इसके बारे में बोला है, तो आपको लिखने में इजी हो जाएगा वो। फिर आप कभी भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप आंसर लिख के आ जाओगे। मैं जब 19वां पढ़ रहा था बहुत परेशानी हो रही थी, मतलब मुझे ये लगता था कि इन्होंने लिख दिया फिर नहीं समझ में नहीं आता होगा कि क्या लिखा है मैंने। इतना टफ थी वो आइडियोलॉजी।
फिर बाद में उसमें से मैंने पॉइंट्स निकाल लिए, और जब वो पेपर में मैंने टेस्ट सीरीज में दिए, जब वो पॉइंट्स डाले तो मुझे अच्छे नंबर मिले। तो समझ में आया कि कई बार मेहनत ये करना है कि हमें क्या लिखना है, क्योंकि पढ़ने वाले को भी उतना ही टफ है जितना आपको टफ लग रहा है। समझ में आया? तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, कोई चीजें जब हमारे बिल्कुल बाहर जा रही हैं तो हम उस पर फोकस करते हैं कि ये नंबर कैसे दिलाए हमें। ये चल जाता है पीएससी में, कभी कभी कोई चीज नहीं आ रही, रट सकते हो तो रट डालो, नंबर से मतलब है हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि हमेशा याद हो चीज, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें कॉन्सेप्ट बनाना है ना। कुछ एक्सेप्शन चलते हैं 5-10% के, ठीक है, और जितना अच्छा कॉन्सेप्ट से समझोगे आंसर राइटिंग उतनी अच्छी होती है, क्योंकि आप वर्डन लेके नहीं जा सकते दिमाग में कि रटा हुआ है, थोड़ा सा इस तरफ सोए सब बाहर हो जाएगा, रटने में ये प्रॉब्लम है, इसीलिए यहां कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं अपन। गांधी जी के विचार समझ में आए, है ना। गांधी जी का क्वेश्चन मतलब आपके लिए फुल टॉस है, क्योंकि आप सब जानते हो गांधी जी के बारे में। माता का नाम क्या था? क्या? पुतला बाई, पुतली बाई, और पत्नी का नाम अच्छा सा था, कस्तूरबा गांधी। हॉस्टल्स चलते हैं, है ना। पिताजी का नाम? मोहन तो उनका नाम था, करमचंद गांधी, ठीक है। चलिए, राम मनोहर लोहिया की लघु इकाई प्रौद्योगिकी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल यूनिट टेक्नोलॉजी, ये आया था 2023 में, 5 मार्कर। अब राम मनोहर लोहिया कौन थे? पॉलिटिकल थिंकर तो आपके सिलेबस में है, नॉर्मल कौन थे? वेरी गुड, ये भी फ्रीडम फाइटर थे। 1942 में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, 1910 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी गांधी जी से के बहुत बड़े फॉलोअर थे और उसी का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। ये भी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। इन्होंने सोशलिस्ट जो विचारधारा उसको अपनाया, इन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, इन्होंने गांधी जी को पढ़ा, तो इन्होंने देखा कि सोशलिस्टिक विचारधारा वेस्ट कल्चर में सबसे ज्यादा बड़ा व्यक्तित्व है कार्ल मार्क्स, और ईस्टर्न कल्चर में सबसे बड़ा व्यक्तित्व है गांधी जी। दोनों को पढ़ा, दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी इन्होंने कुछ विचारधाराओं के बीच में विभेद पाया, तो उस खाई को पाटने का काम किया और नई आइडियोलॉजीज दी अपनी। फॉलोअर किसके थे? गांधी जी के। अब ये गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे। 1942 में एक गुप्त रेडियो संस्थान चलता था, सुना है? ये लोग प्रमोशन करते थे रेडियो चैनल्स के ऊपर। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, है ना, यही व्यक्ति थे वो। हिस्ट्री पढ़ के आए हो ना? नहीं पढ़ा राम मनोहर लोहिया के बारे में? क्या पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है? देखो, हिस्ट्री में कहानियां ही सुनना है, तब जाके याद रहेगा। आपको यह पता होता कि गुप्त रेडियो स्टेशन चलते थे उस समय 1942 में, तो इनके नाम याद रहते। मैंने भी कभी नहीं देखा राम मनोहर लोहिया को, लेकिन इंटरेस्ट आता है कहानी सुनने में। जयप्रकाश नारायण ने जेल तोड़ी होगी, तो खुद इमेजिन करके देखो कि किस तरीके से आपको ये चीजें याद रहेंगी, क्योंकि आप इंटरेस्टिंग बना रहे हो उनको सुनने में। यहां पर स्मॉल यूनिट टेक्नोलॉजी, गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे, मतलब कहीं ना कहीं ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, है ना, विकेंद्रीकरण। मतलब ये किसको सपोर्ट करना चाहते थे? एमएसएमई, या उस समय लघु कुटीर उद्योग कहे जाते थे, हस्तकरघा उद्योग, हाथ से बनाने वाली चीजें। लेकिन इनका मानना था कि यदि देश को और डेवलप करना है तो एमएसएमई का अस्तित्व तो रहे,
लेकिन उसके साथ हमें मशीनरी का भी प्रयोग करना होगा। लेकिन यदि बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगी, बड़ी मशीनरी हो जाएंगी, तो किसको लॉस होगा? एमएसएमई को। इसीलिए इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया? स्मॉल यूनिट टेक्नोलॉजीज का। कुछ काम हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किससे करवाना चाहिए? छोटी मशीनों से, और बाकी का कुछ काम हमें लोगों को उनके स्वदेशी व्यवसाय के द्वारा करवाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट था। मतलब ये दोनों का अस्तित्व मानते थे, लघु कुटीर उद्योग का भी, जो गांधी जी की विचारधारा थी, और दूसरा इनका विचार क्या था कि छोटी छोटी जो मशीनें हैं उनका प्रयोग भी डेवलपमेंट या प्रोडक्शन के लिए किया जाना चाहिए। समझ गए? ये विचारधारा थे। और इसका उद्देश्य क्या था, क्यों होना चाहिए? ताकि विश्व में जो हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है कि हर देश डेवलपमेंट कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक स्थिति भी सुधारना है, तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसमें स्मॉल यूनिट टेक्नोलॉजी क्या करेंगी? हेल्प करेंगी। मतलब ये बीच का रास्ता हो गया। छोटे कुटीर उद्योग वाले मजदूर व्यक्ति भी परेशान नहीं होंगे, और देश क्या करेगा? आर्थिक विकास भी करेगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा देश का। समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? हाँ, पर एमएसएमई के साथ प्रमोट करते थे कि लघु कुटीर उद्योग भी होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, है ना, एक दूसरे के काम में बाधा ना बने। ठीक है? जो बताया वही तो लिखना है। पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो या उसको सपोर्ट करके लिख दो। डायरेक्ट लिखोगे तो पहले यह बता देना कि गांधी जी के विचारधारा का से मानते थे, प्रभावित थे, है ना, और शक्ति के विकेंद्रीकरण को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। मतलब कहीं ना कहीं लघु एवं कुटीर उद्योग के भी समर्थक थे। उसके अलावा, लेकिन अब यहां से आंसर स्टार्ट होगा। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए अब पॉइंट्स डाल दो कि लघु कुटीर उद्योग के अलावा ये भी होना चाहिए देश में, ताकि डेवलपमेंट अच्छा हो, जीडीपी ग्रोथ करे, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान बढ़े, है ना। एमएसएमई का अस्तित्व भी चाहते थे। कुछ काम एमएसएमई के द्वारा हो, लघु कुटीर उद्योग के द्वारा हो, कुछ छोटी स्मॉल यूनिट टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, ताकि ओवरऑल लोगों का डेवलपमेंट हो सके, उन्हें रोजगार भी मिल सके। अब उन्हें हम स्किल डेवलपमेंट दे देंगे तो वो इसमें भी काम कर सकते हैं। समझ में आया? किस तरीके से बैलेंस करना था आंसर? गया दिमाग में? चलिए बताइए, कौटिल्य की विदेश नीति की समकालीन प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। पहले तो विदेश नीति बताओ कौटिल्य की। बताओ दिव्यांश, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी क्या थी कौटिल्य की? कौन थे कौटिल्य? अर्थशास्त्री थे। बुक का नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य उनका दूसरा नाम था, विष्णुगुप्त उनका तीसरा नाम था। कौन थे उस समय राजा? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बाद में जब जम्मू कश्मीर के राजा की सहायता से घनानंद को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उनके शासनकाल में प्रधानमंत्री बने, है ना। इन्होंने अपनी कुछ पॉलिसीज दी। एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र के अंदर इन्होंने राजा की नीति दी, राजा के कार्य दिए जिसको राजकर्म कहते हैं। इसके साथ इन्होंने क्या दी? विदेश नीति। वो इसी में आएगा नहीं, विदेश नीति में नहीं आएंगे। वो राज्यों के टाइप बताए थे, 12 प्रकार के राज्य बताए थे इन्होंने। हाँ, वो मैंने पूरा पढ़ाया। अभी सिर्फ क्वेश्चन क्या है? विदेश नीति। इसमें थी षड्गुण्य नीति। फॉरेन पॉलिसी में क्या थी? षड्गुण्य नीति नहीं, वो चतुर्गुण्य नीति थी। षड्गुण्य नीति मतलब जिसमें
6 पॉलिसीज हैं या 6 अलग अलग नीतियां हैं। फिर चतुर्गुण्य पॉलिसीज, यही लिखते हैं, चतुर्गुण्य मतलब 4 पॉलिसीज हों। इसके बाद इसमें आएगा आपका जो दूतावास होते थे या दूत होते थे, एम्बेसडर्स, है ना, उनके बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, चतुर्गुण्य तो पता है, साम दाम दंड भेद। क्या होता है? साम दाम दंड और भेद। क्या मतलब होता है साम का? बुद्धि। किससे? बुद्धि से। दाम मतलब पैसे से। मतलब आपको किसी भी तरीके से क्या करना है, खरीद लो राजा को, दूसरे पैसा देके अपने साइड में ला लो, युद्ध हो रहा है किसी से। दंड, दंड देकर, पनिशमेंट देकर। और भेद मतलब भेद जानकर, भेद खोलकर, या फिर ब्लैकमेलिंग द्वारा, कुटिल नीति, कूटनीति यही कहलाती है। 2 लोगों में विग्रह कर दो, भेद डाल दो, लड़वा दो दोनों को। ठीक है, तो ये चतुर्गुण्य है। दूत इनके 3 प्रकार के बताए गए थे, है ना। एक दूत वो होगा जिसको सिर्फ इतनी अथॉरिटी होगी कि वो राजा का मैसेज दूसरे राजा तक कन्वे करे। दूसरा दूत वो होगा, है ना, जिसको थोड़ी सी पावर होगी कि राजा ने उसको अथॉरिटी और एक्स्ट्रा दे रखी है कि आपको मैसेज भी कन्वे करना है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुछ पूछा तो वहीं आंसर कर देना है। और तीसरा जो राजा का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वहीं फैसले लेगा पूरे राजा के। इस तरीके से 3 दूत बताए। षड्गुण्य नीति इनकी बहुत फेमस थी। वो हैं, उनके 3 नाम हैं, एक बार देख लेना, नोट्स में मैंने लिखवाए थे। ठीक है, षड्गुण्य नीति में आएगा संधि, विग्रह, यान, संश्रय। याद है ये? संश्रय को ही आश्रय बोलते हैं। इसके अलावा आएगा आपका आसन और द्वैधी भाव। आसन और द्वैधी भाव, ये सब ऐसे ही लिखना है। संधि का मतलब क्या करना है? ट्रिटी, संधि कर लेना है दूसरे राजा से आपको, है ना। आपको लग रहा है कि कोई लड़ने से मतलब नहीं है, संपत्ति का नुकसान होगा, तो क्या कर लो, एक बीच का रास्ता बना लो, संधि कर लो। विग्रह, विग्रह मतलब दूरी, जनरली आक्रमण जैसी कंडीशन हो गई युद्ध की। यान, सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी पता ना चले और उस पर आक्रमण कर दो, मतलब उसको बिल्कुल भी भनक नहीं लग रही है कि आप उसके ऊपर क्या करने वाले हो, आक्रमण, और अटैक कर दो उस पर। फिर संश्रय, आपको लगने लगे कि आप युद्ध हार रहे हो किसी से, तो आसपास कोई बड़ा राजा हो, उसके संश्रय में चले जाओ, आश्रय में चले जाओ। हाँ, चाइना के पास चला जाता है, पाकिस्तान जैसे। फिर आसन, तटस्थता की नीति। 2 राजा लड़ रहे हैं, तो जैसे हमारी ट्रिटी है भारत की कि हम किसी के मैटर में नहीं पड़ेंगे, लड़ते रहो आप, तो तटस्थ हो जाना अपने क्षेत्र में, वो है आसन। ना मुझे इससे लेना है ना उससे लेना है। 2 आंटियां चुगली कर रही हैं तो करो आप, है ना, हमें आग नहीं लगाना किसी के बारे में। और लास्ट में द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का मतलब क्या है? 2 राजा आएंगे, एक राजा से आप संधि कर लो, ट्रिटी कर लो, और एक राजा पर आक्रमण करना है, तो उसके साथ मिलकर दूसरे पर क्या कर रहे हो, आक्रमण कर रहे हो, है ना। ये हो आप, और ये हैं 2 राजा, आपने इससे ट्रिटी कर ली और इस पे आक्रमण कर दिया, ये हो गया द्वैधी भाव। ये तो थी नीतियां।
लेकिन क्वेश्चन ये था समकालीन प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। अब ये मैं नहीं बता सकता, ये तो जयशंकर बताएंगे। फिर भी ये मैं खुद का बाद में आंसर दूंगा, अभी नहीं बता सकता मैं। समकालीन प्रासंगिकता बताइए, क्या है समकालीन प्रासंगिकता? वर्तमान के समय ये नीतियां कैसे प्रभावी हैं? एग्जाम्पल के साथ, कहां कहां वॉर चल रही हैं? यूक्रेन रसिया में, इजराइल हमास में, उनको उठा लो, है ना। हमारी विदेश नीति बता दो, हम तटस्थ हैं, ठीक है। मतलब उसमें एग्जाम्पल किसका दोगे? नॉन अलाइंड ट्रीटी या क्या? वो इसमें आएगा ना, हम आसन है, तटस्थ हैं, हम पहले से तो कुछ किसी का बिगाड़ ही नहीं रहे ना किसी के इंटरनल मैटर में पढ़ रहे हैं, एक ही बार पढ़े हैं बस। तो अब ये हमारा इसमें आ जाएगा, एक एक को उठाओ और छोटा छोटा समझा दो। संधि मतलब ट्रीटी, बीच का सॉल्यूशन आज के लिए जरूरी, जैसे इंडिया हेल्प करने वाला यूक्रेन और रसिया के बीच में, दोनों ने बोला है, ठीक है। विग्रह, यदि कोई हमारे पहले से मैटर में इंटरफेयर करेगा, देन फिर यहां पे आक्रमण की भी नीति, इसीलिए तो हम इतनी बड़ी अभी क्या बना के रखे हैं, आर्मी। शिक्षा से ज्यादा बजट हमारा कहां है? डिफेंस में, ठीक है। यान कुछ फैसले आपको इस तरीके से करने पड़ते हैं कि किसी को भनक ना लगे, जैसे हाँ, उड़ी अटैक हुआ था, उसका बदला लिया था सर्जिकल स्ट्राइक्स, है ना। संशय जरूरी है, बड़े देशों से ट्रीटी बनाना, उनको कॉन्फिडेंस में लेके रखना। 1971 में अमेरिका पाकिस्तान का जब साथ दे रहा था तो हमने रशिया की हेल्प ली थी, समझ में आया। आसन, ये तो तटस्थ नीति ही है हमारी, है ना। और लास्ट में द्वैधी भाव, तो द्वैधी भाव जैसा हो सकता है कि कभी आपको लगता है कि किसी का फेवर लेके आपको अपने, तो मैं इंडिया के लिए की बात नहीं कर रहा, मैं सबके लिए वर्तमान में बता रहा हूं कि क्या कर सकते हैं। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं आपको ताकि समझ में आए। प्रस्तावना में पहले विदेश नीति से समझाओ दीदी, क्या विदेश नीति है, फिर स्टार्ट करोगे उसको। समझ में आया? इंट्रोडक्शन, बहुत बढ़िया। चलिए कल पढ़ेंगे बाकी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लो, आत्मनिर्भरता सरदार पटेल के आर्थिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक थी। ये होमवर्क है आपका। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। हाँ अभी रुक जाओ, मैं